हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 81 से लेके 100 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 81 अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये क्या करता है? 81 अमेंडमेंट एक्ट 2000 में जो आया था, एम्पावर द स्टेट टू कंसिडर द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज ऑफ अ ईयर as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years. Such class of vacancies are not be combined with the vacancies of the year in which they are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. In brief, this amendment ended the 50% ceiling on reservation in backlog vacancies. आप समझिए इसमें क्या कह रहा है। 81 अमेंडमेंट हमारा कह रहा है कि जैसे किसी भी साल मान लो कि 100 वैकेंसीज आई, ठीक है, और 100 वैकेंसीज में मान लो 90 वैकेंसीज फिल हो पाई हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, कुल मिला के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, सेंट्रल की नहीं है बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मान लो 100 वैकेंसीज आई हैं और 100 वैकेंसीज में मान लो कि 90 वैकेंसीज फिल हो पाई, 10 बच गई। जो 10 बच गई हैं वैकेंसीज, उन वैकेंसीज को आगे मतलब कि इसी साल में नहीं, 50% का अगर कोटा पूरा हो गया है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज का और 10% वैकेंसीज बच गई हैं तो उनको 50% कोटा में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। वो जो 10 बच गई हैं उनको आगे जो आ रही हैं वैकेंसी उनमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर में उनको अलग से वैकेंसीज बना के रिलीज किया जाएगा कि ये वैकेंसी आई हैं। ठीक है, जैसे 10 वैकेंसी इस साल की, 10 वैकेंसी अगले साल की जो बच गई हैं, 20 वैकेंसी होगी, वो 20 वैकेंसी एक साल कर लिया जाएगा, उस साल वो अकेले रिलीज की जाएंगी कि ये वैकेंसी आई हैं। उन वैकेंसी के साथ काउंट नहीं होंगी जो हर साल वैकेंसी आती हैं। ठीक है, और इनमें 50% रिजर्वेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस अमेंडमेंट के एक्ट, समझ गए। 82 अमेंडमेंट एक्ट, फिर एक 82 अमेंडमेंट एक्ट 2000 में ही आया, तो वो क्या बताता है? provided for making of any provisions in favor of SCs and STs। SC और STs के फेवर के लिए कोई भी प्रोविज़न बनाने का परमिशन मिल गया है। कैसे? फॉर रिलैक्सेशन इन, किस लिए? फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं किसी एग्जामिनेशन में, उसमें कि थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। ठीक है, और लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एवोल्यूशन, और जो जैसे एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मतलब कि चेक करने का, एवोल्यूशन करने का थोड़ा कम कर दिया जाए। फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ जो पब्लिक जो सेंटर और स्टेट की जो सर्विस हैं उनमें रिजर्वेशन के जॉब में रिजर्वेशन और प्रमोशन की बात करी गई है इस अमेंडमेंट में। ठीक है, SC STs के लिए। 83 अमेंडमेंट एक्ट 2000 में 3 अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 में, अब 83 आया। प्रोवाइडेड दैट नो रिजर्वेशन इन पंचायत नीड बी मेड फॉर SCs। अब जो SCs के लिए जो पंचायत बनाई गई उसमें कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। कब? किस स्टेट में? इन अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन इज ट्राइबल एंड देयर आर नो SCs। वहाँ सब ट्राइबल हैं, कोई भी SCs नहीं है। 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया, एक्सटेंडेड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। अब जो लोकसभा पे जो एडजस्टमेंट जो सीट का बैन था कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया? एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अनदर 25 ईयर, और 25 साल के लिए, यानी कि 2026 तक। क्या एक्सटेंडेड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, मतलब कि ना तो सीट बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ऐसा में इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया था कि 10 साल के लिए, 25 साल के लिए और बढ़ा दिए गए। ठीक है, मतलब कि 2026 तक, मतलब 2026 तक ना तो लोकसभा, इस साल तक ना तो लोकसभा में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ना तो सीटें बढ़ाई जा सकती हैं ना सीटें घटाई जा सकती हैं। ठीक है, ये बैन लगा हुआ है। कब तक? 2026 तक, यानी कि इस साल तक करेंट, विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स।
और पॉपुलेशन को जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द असेंबलीज आर टू बी रिमेन सेम टिल 2026। हाँ, वही बात है कि बढ़ेंगी नहीं, तो मतलब सेम रहेंगी 2026 तक। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसर। अब रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ऑफ द इन द स्टेट, वो किसके पॉपुलेशन के बेसिस पे, और पॉपुलेशन किसके बेसिस पे, 1991 के सेंसस के बेसिस पे, ठीक है। बढ़ाई घटाई जा सकती हैं, लेकिन 2026 के बाद। फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया, प्रोवाइडेड फॉर consequential seniority in case of promotion by virtue of rule of reservation for the government servant belonging to the STs with retrospective effect from June 1995। जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं फंडामेंटल राइट्स की, उसमें मैंने ये मंडल कमीशन में ये आया था, तो मैंने उसमें बताया था, जो मंडल कमीशन था और उससे रिलेटेड जितने केस हुए और जितने जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उन सारे जजमेंट मैंने इस अमेंडमेंट एक्ट की बात करी गई थी कि इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो SC/STs के जो सीनियर एम्प्लॉय हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा किसमें, प्रमोशन में, ठीक है। जैसे कि कोई मान लो ऐसे है, जैसे कि मान लो कोई जनरल कास्ट जनरल से है और कोई SC/ST से है और सेम एज का है और उसको प्रमोशन की बात चल रही है दोनों की, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन एज तो सेम है। और फिर कैटेगरी देखी जाएगी, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी अगर कोई SC/ST है तो उसको पहले रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि जनरल को, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारा है 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें क्या है, मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स। ये भी मैं अपने फंडामेंटल राइट्स में बता चुका हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में मेरे पिछली वीडियो है उनमें आप जाके देख सकते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट जहाँ पे पढ़ाया हुआ है तो उसमें ये सब मैंने बताया, ठीक है। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट 85th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 86th अमेंडमेंट, यानी कि 2002 86th अमेंडमेंट, ठीक है, जो बनाया गया था। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब कि जो बेसिक एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत। न्यूली एडेड आर्टिकल 21A। अब जो आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इसमें उसमें एक नेक्स्ट आर्टिकल बना दिया गया 21A। और 21A क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। वो उसको 21A के अंदर रखा गया, आर्टिकल 21A के अंदर। कब आया, 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर किया, दैट स्टेट को क्या बताया, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन होती है वो फ्री देगी स्टेट, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ऐसा ये इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था 2002 में, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आर्टिकल 45 में जो मैटर था उसको चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, इट नाउ रीड्स द स्टेट, पहले कुछ दूसरा था, शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। ये था हमारा आर्टिकल 45 जो कि DPS में था। अब इसका मैटर ये चेंज हो गया, अब क्या हुआ, 6 ईयर तक नहीं, अब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्टेट को फ्री एजुकेशन देनी होगी, जो कि बेसिक एजुकेशन, ठीक है। एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। और 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत ही ये नई एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नई क्या है, न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द आर्टिकल 51A। अब क्या था हमारा कि जैसे हमारे 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट है, फिर 36 से 51 तक हमारा DPS भी है, और उसी के हिसाब से आर्टिकल 51 तक तो हमारा DPS भी है। 51A बनाया गया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया, विच रीड्स इट शैल बी द ड्यूटी of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunity for the education to his child or ward between age of 6 and 14 years। अब इस ड्यूटी में भी बताया गया है कि जो ड्यूटी बनाई गई हैं आर्टिकल 51 में, उस ड्यूटी में भी बताया है कि ये गार्जियन की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को बेसिक एजुकेशन देना ज़रूरी है, ये सब गार्जियन को भी बताया गया है, ठीक है, उनको देना चाहिए। 87th अमेंडमेंट एक्ट। अब 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। इसमें क्या हुआ,
provided for the readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state on the basis of population figure 2001 census, not 1991 census, as provided earlier by 84th Amendment Act of 2001, provided for the readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state. अब क्या हुआ, रीएडजस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होगा किसके थ्रू? अब पहले क्या था, जो 84th अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत 1991 में, 1991 सेंसस के तहत। अब क्या होगा, 2001 सेंसस के तहत जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो कि जिसमें कि एमएलए वगैरह के इलेक्शन होते हैं, उनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जहाँ से एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं। एक एमएलए के अंदर में एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, ठीक है। तो उसको रीएडजस्टमेंट करने के लिए आप अगर पॉपुलेशन को जानना हो कि इसमें कितनी पॉपुलेशन है, कितने एमएलए होने चाहिए, तो वो पॉपुलेशन को जानने के लिए अब हम 2001 का सेंसस देखेंगे, ना कि 1991 का सेंसस। इस अमेंडमेंट एक्ट में ये बताया गया था, ठीक है। अब 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड अ प्रोविजन फॉर सर्विस टैक्स, आर्टिकल 268A, टैक्सेस ऑन सर्विस आर लिवाइड बाय सेंटर but their proceeds are collected as well as appropriated by both the center and the state in accordance with the principle formulated by the parliament। अब क्या हुआ, जो सेंटर स्टेट में जो सर्विस टैक्स लगता है वो सेंटर स्टेट दोनों कलेक्ट कर, मतलब सेंटर क्या करें, सेंटर टैक्स लगाएगी और सेंटर स्टेट दोनों कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इस अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था। और 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 बाइफरकेटेड द erstwhile combined national commission for scheduled caste and scheduled tribes into two separate bodies, namely। अब क्या हुआ, जो पहले erstwhile combined नेशनल कमीशन था फॉर एसटीज एंड एसटीज के लिए जो कंबाइंड था, अब उसको अलग अलग बना दिया गया। कैसे? सेपरेट बॉडीज बना दी गई। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग आर्टिकल 338 में रखा गया उसको, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसको रखा गया आर्टिकल 338A। बोथ द कमीशंस कंसिस्ट ऑफ chairperson, vice chairperson and 3 other members, they are appointed by the president। मतलब कि पहले एक कमीशन था जिसमें SC ST दोनों को देखा, अब क्या हुआ, दोनों के लिए अलग अलग कमीशन बन गया इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब 90th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनिंग द erstwhile रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम Bodoland Territorial Areas District, Article 332(6), maintaining the erstwhile representation of scheduled tribes and non-scheduled tribes in Assam Legislative Assemblies। अब जो आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो बोडोलैंड से जितने टेरिटोरियल एरिया से जितनी लोग आते हैं, जितना रिप्रेजेंटेशन है उसको उसमें जगह देनी होगी, ठीक है, आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये आर्टिकल 332(6) है। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया, इसने बहुत सारे प्रोविजन बनाए। क्या है? मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू डिवर डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस डिफिकेटर्स एंड टू स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करने के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिट, उसके पावर को, उसकी प्रोविजन को लिमिट करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ये अमेंडमेंट किया गया था। क्या है? पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, 91st अमेंडमेंट एक्ट है, 2003 में आया था। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 75(1)(a) आर्टिकल 75(1)(a) कहता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसमें जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है, मान लो कितनी है, 225 है, ठीक है, मान लो एक तरीके से, और 50% से ज़्यादा नहीं होती, तो इसका 50% निकाल लो, 225 का 50%, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट कर दो, जितना आएगा वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो मतलब कुल मिला के जितने भी हैं स्टेट, तो ये ऐसे निकल आएगा परसेंटेज इसका, ठीक है। 225 मल्टीप्लाई 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल
party who is disqualified on the grounds of defecation shall also be disqualified to be appointed as a minister। अब जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी एनी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो गया किस में, एंटी डिफेक्शन लॉ में, तो अब तो फिर वो क्या है, मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब एज ए मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट, वही है सेम जैसे कि जो सेंटर में था 15%। अब क्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें 50% से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 164A, ठीक है। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, सेम वही है, एनी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिस्क्वालीफाइड हो गया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन तो शैल बी डिस्क्वालीफाइड एज ए मिनिस्टर, तो आर्टिकल 164 हमारा यही बताता है, ठीक है। A member of either house of parliament or either house of state legislative belonging to any political party who is disqualified on the ground of defecation shall also be disqualified fail to hold any remunerative political post, expression remunerative political post, ठीक है। ये आर्टिकल 361B के अंदर आता है, ठीक है। अब क्या, प्रोविजन टू द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ pertaining to exceptions from disqualification in case of split by 1/3 member of legislative party has been deleted. It means that the defector have no more protection on ground of split, ठीक है। जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या है। इसमें क्या बताया गया है, इंक्लूडेड 4 मोर लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल, 4 और लैंग्वेज 8th शेड्यूल में जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, 2003 के तहत। तो टोटल लैंग्वेज अब कितनी हो गई, 22, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, संथली और डोंगरी, ठीक है। 4 लैंग्वेज जोड़ी गई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 8th शेड्यूल में। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 empower the state to make special provision for socially and educationally backward class, scheduled tribes and scheduled caste in educational institution। ये भी मैंने पिछले जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे उसमें ये पूरा पढ़ाया है मंडल कमीशन के अंदर में, ठीक है। देख लेना वहाँ मेरी जो पिछली वीडियो है उनमें, जब फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में। 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 freed Bihar from obligation of having a tribal welfare minister and extended the same provision to Jharkhand and Chhattisgarh. This provision will now be applicable to the newly formed state and Madhya Pradesh, Odisha. Newly formed 2 states, Madhya Pradesh and Odisha, where it has already been in force. Article 164. अब बिहार को मतलब ट्राइबल वेलफेयर के जो मिनिस्टर उसमें पहले होता था उससे हटा दिया गया, अब उसको ऐसे झारखंड जैसे और छत्तीसगढ़ जैसे हैं वैसे ही उसको बना दिया गया, ठीक है। और इसी अमेंडमेंट 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत, ठीक है। 95th अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/STs एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू 2020, 10 साल के लिए और बढ़ गया। आर्टिकल 334, ठीक है, रिजर्वेशन। 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया। इसमें क्या किया गया, सब्सिट्यूटेड ओडिया फॉर ओरिया, मतलब कि उसकी टर्म चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया, ओडिया को ओरिया बनाया। कॉन्सिक्वेंटली द ओरिया लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल शैल बी प्रोनाउंस्ड एज ओडिया, ठीक है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट्स है। इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स मैंने पढ़ाए थे, उसमें ये मैंने बताया है सारे, ठीक है। जाके देख लेना आर्टिकल 19, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है सारा कुछ कि राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू राइट टू मूवमेंट, ये सब मैंने बताया, असेंबली, एसोसिएशन, ये सब मैंने पढ़ा है वहाँ। तो आर्टिकल 19 जाके चेक कर लेना मेरे पिछली वीडियो में, ठीक है, जहाँ मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं, तो आपके और अच्छे समझ में आ जाएगा। 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012, 98th अमेंडमेंट एक्ट provided for special provision for the Hyderabad and Karnataka region of the state of Karnataka. The special provision aimed to establish a institutional mechanism for equitable allocation of funds to meet the developmental needs over the region.
आर्टिकल 371 जे में क्या बताया कि हैदराबाद और कर्नाटका तो सेपरेट रीजन है, उनमें जो फंड रिलीज होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बताया गया उसमें। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया, क्या किया गया इसमें, रिप्लेस द कलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब क्या पहले क्या था, कॉलेजियम सिस्टम था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज को नियुक्त करने के लिए। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये जब जुडिशरी पढ़ेंगे तब बताएंगे। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। उसमें क्या हुआ, बट जबकि इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दिस अमेंडमेंट एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। Consequently, the earlier collegium system became operative again. Article 124 इंसर्टेड आर्टिकल ये, ठीक है। तो जब जुडिशरी पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 100 अमेंडमेंट एक्ट यानी 2015 में आया, gave effect to acquiring certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh through exchange of enclave retention. Pursuance of Land Boundary Agreement 1974, its protocol of 2011. For this purpose, Amendment Act amended the provision relating to territories of four states, Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura in the first schedule of the Constitution. ठीक है, अब इसमें इफेक्ट दिया कि जो टेरिटरीज इंडिया ने ली थी उसको मतलब कि ले जो बांग्लादेश के साथ जो टेरिटरी जो एग्रीमेंट हुआ था उसका, और टेरिटोरियल एग्रीमेंट हुआ था जो ट्रांसफ़र की गई उसका, ये सब इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटी का पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो यही थे 100 अमेंडमेंट एक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।